नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और स्वागत है आपका रैंक ऋषि परिवार में, जो कि आपके प्यार और सपोर्ट से बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल परिवार। और इस हमारे छोटे से परिवार में 53 सदस्य जुड़ गए हैं और मैं उन सारे 53 सदस्यों का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राजनीति शास्त्र हमारा सब्जेक्ट होता है। राजनीति शास्त्र में दो किताबें हमें पढ़नी होती हैं, एक समकालीन विश्व की राजनीति और एक स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो उसी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है, तो उसी चैप्टर का ये लेक्चर 1 होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैप्टर नंबर 1 में आपको कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। एज इट इज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो गणेश जी होते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि ये जो किताब है, इस किताब की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो बुक है बहुत अच्छे प्रकार से इसे कंप्लीट कर लें। इसका आंसर हो, पीवाईक्यू हो, इसके सब्जेक्टिव हो, सारी चीजें अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाए और हमारी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से हो 2026 में की, ताकि 2027 में जो आने वाला एग्जाम है उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उनके आशीर्वाद के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है कि चैप्टर नंबर 1 हमें जानना है और चैप्टर नंबर 1 है आपका इस किताब का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चैप्टर नंबर 1 है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी आप अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा कि राजनीति शास्त्र में क्लास 12 में आपको कौन कौन सी किताबें लेनी हैं, तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि आपको कितने किताब पढ़ने हैं, कितने पार्ट हैं राजनीति शास्त्र के क्लास 12 में और उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और जानने हैं। तो उसमें हमने पार्ट 2 के बारे में जिक्र किया होगा, स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में, और स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में जिक्र किया होगा। तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी हमने बताया होगा कि इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा देश जो आजाद होता है तो उस समय 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत में बटा हुआ था और भारत का विभाजन भी हो गया था। तो कैसे हम अपनी एकता और अखंडता को बना करके रखते हैं, इसकी चुनौतियों को कैसे हम लोग टैकल करते हैं और कैसे सामना करते हैं इन चुनौतियों के बारे में, वही हमारा टोटल पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में और जानना है कि कैसे उन चुनौतियों को हम लोग सामना करते हैं और कैसे हम आज के एकीकृत भारत का कैसे निर्माण करते हैं। इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना है और पढ़ना है। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका जितना कंफ्यूजन है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कैसे निर्माण हुआ है, कैसे पाकिस्तान का क्या इतिहास है, पाकिस्तान का निर्माण कैसे होता है, इसकी भी कहानी हमने आपको इस चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे आखिर पाकिस्तान का निर्माण होता है, उसकी बीज कहां बोई जाती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और टाइमलाइन जो होगा हमारा, ये होगा 1947, यानी कि जब देश हमारा स्वतंत्र होता है, देश हमारा स्वतंत्र होता है तो वहां से देश हमारा स्वतंत्र होता है तो वहां से हम कहानियों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और कैसे हमारी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को कैसे बनाकर रखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किताब का इंट्रोडक्शन दिए होंगे, आपने वो वीडियो देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि आजाद होते ही हमारे समक्ष 3 चुनौतियां होती हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को कैसे बनाएं, और हम लोग लोकतंत्र को अपनाने वाले थे। आजादी की लड़ाई लड़ते समय ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम देश में लोकतंत्र अपनाएंगे। तो उस लोकतंत्र को कैसे कायम करें, ये हमारे समक्ष दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी कि एक नियोजित विकास की राजनीति कैसे अपनाएं, जो एक एक चुनौती को एक एक चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने एक होता है कोटेशन, आपके सामने एक कोटेशन होता है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको अंदर से मोटिवेट करता है, आग आपके अंदर से पैदा करता है कि आपको पढ़ना चाहिए किस प्रकार से। जैसे यहां पर है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत लाख रूठ जाए आपसे, लेकिन कभी भी अपना हिम्मत नहीं हारना है। मजबूत इतना इरादा करो, अपना दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा आप दृढ़ कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, हमें टॉपर बनना है, हमें नंबर लाना है तो लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए कितनी भी समस्याएं आए हमारी जिंदगी में,
कुछ भी हो जाए हमारे लाइफ में, लेकिन हमें टॉपर बनना है 2027 में, तो टॉपर बनना है हमें। 450 प्लस, हमें 480, हमें 90% लाना है तो लाना है। बस आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए और कभी भी हिम्मत नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको। बस ये अपने आप से एक वादा कर लीजिए और उसके बाद अपना पढ़ाई अपना फोकस कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। देखिएगा आप टॉप हो जाएंगे, आप टॉप होंगे, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि क्या हमें इस वीडियो के लेक्चर में क्या हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का विश्व प्रसिद्ध भाषण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब देश आजाद होता है तो 14-15 अगस्त के रात को देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, उस समय देश के जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध भाषण है। तो वो कौन सी भाषण है, उस भाषण में उन्होंने क्या बोला हुआ है और उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको किताब में ये देखने को नहीं मिलेगा। हमारे अक्सर हमारे मन में ये आता रहता है, हम कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र सुनते हैं तो कैसे इसका बीज बोया जाता है, आखिर उसके इतिहास क्या है, हमारे मन में ये प्रश्न आता है। तो उस इतिहास को भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आपको समझाने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान का बनने का इतिहास क्या है, उसका बीज कहां से बोया जाता है, कैसे आखिर हिंदू और मुसलमान जो होते हैं वो अलग होते हैं। जबकि हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ते आए हैं, हम 9th और 10th में भी पढ़ा है, 8th में भी हमने थोड़ी बहुत कहानियां पढ़ा है। हम लोगों ने कंपटीशन वाले भैया से भी सुना हुआ है कि 1857 की क्रांति का सबसे एक बेस्ट जो उदाहरण होता है, हिंदू मुस्लिम एकता होता है। ठीक है, तो वहां पे ये एकता दिखाई देती है, लेकिन बाद में ये एकता क्यों नहीं दिखाई देती है, ये कैसे विभाजन का कारण बनती जाती है, कैसे हिंदू मुस्लिम अलग होते जाते हैं, इनकी भी कहानियों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्जेक्ट आपके दोस्तों को भी होगा, अगर सखी सहेलियों को भी होगा, बुचिया लोग, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है कि आजाद होते ही आखिर वो भाषण कौन से देते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भाषण है ये उस समय का सीन है जब जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया हुआ था, उस समय 14-15 अगस्त के रात को। और वो भाषण लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें 14-15 अगस्त के रात को आजादी मिलती है। और जो वो उनके द्वारा मध्य रात्रि को जब हिंदुस्तान आजाद होता है, जब पूरा विश्व सो रहा होता है, तो एक राष्ट्र जन्म ले रहा होता है। और जब वो राष्ट्र जन्म ले रहा होता है तो उस राष्ट्र को संबोधित कर रहे होते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जब उस राष्ट्र को संबोधित कर रहे होते हैं और जो भाषण दिए रहते हैं, उसी भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। एक राष्ट्र पुरुष का जन्म होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक राष्ट्र का उदय हो रहा होता है, और उसी राष्ट्र को संबोधित करते हैं 14-15 अगस्त के रात को मध्य रात्रि में 12 बजे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और उसी भाषण को हम लोग जानते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो आजादी के मध्य रात्रि में भाषण दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य रात्रि को भाषण दिए रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आइए जानते हैं उस भाषण में वो बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं कि ये इतना ज्यादा फेमस हो गया। तो देखिए, उस भाषण में बोलते हैं कि बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब वह समय आ गया है। यानी हमने ये वादा किया था कि हमारा देश आजाद होगा, हम अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होंगे, और आज वो समय आ गया है, आज वो आजादी हमें मिल रही है, जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और पूरी तरह से, या पूरी तरह से नहीं बल्कि बहुत हद तक आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय आधी रात यानी 12 बजे रात में यह भाषण दिया गया था। तो उस समय बोलते हैं कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी,
भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यानी एक नया राष्ट्र पुरुष का जन्म होगा, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा होगा। और जो एक क्षण आएगा जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, यानी हम 200-250 वर्षों की जो गुलामी सह रहे होते हैं, उस गुलामी से अब हम आगे एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। भारत एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। और जब एक युग समाप्त होता है, जब एक राष्ट्र की आत्मा जब लंबे समय से दमित थी को अभिव्यक्ति मिलती है, यानी जैसे हम किसी को गुलाम बनाए रहते हैं, अपना गुलाम बना करके रखते हैं और हम उसे एक बैग आजाद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा हमारे अंदर चुंगल में फंसी रहती है, तो वो अब आजाद हो गई रहती है। अब वो खुद को अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी अभिव्यक्त करना हो, वो खुद को अपने बारे में जो भी डिसीजन लेने होते हैं, जो भी अपने विचार देने होते हैं, वो सब खुद से कर सकता है। तो ये यहाँ पर उनके द्वारा ये भाषण में बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है, यानी जो हमारी पीढ़ी है, उनकी जो पीढ़ी है, उनके हर एक महान व्यक्ति की जो आकांक्षा रही हुई है कि हर व्यक्ति के आंख से जो आंसू गिर रहे हैं उसको हमें पोंछना है। ठीक है, यह हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यानी हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके आंखों में, एक छोटे से छोटे व्यक्ति के भी आंखों में, एक छोटे से छोटे बच्चों के भी आंखों में अगर आंसू है, तब तक हमारे देश के जो नेता हैं, तब तक देश के हमारे जो व्यक्ति हैं, उनका काम खत्म नहीं हो रहा है। हमें आजादी मिल रही है, लेकिन हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद और इसीलिए हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और काम करना होगा। हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं कि आजाद होने के बाद हम इस भारत का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, उन सपनों को साकार करने के लिए। साथ ही साथ हमें काम करना होगा। अगर आपने भी मेरे प्यारे बच्चों जो सपना देखा है टॉपर बनने का, अपने मम्मी पापा का जो सपना पूरा करने के लिए देखा हुआ आपने सपना, अपने मम्मी पापा का सर ऊंचा करने के लिए जो सपना देखा है, आपकी मम्मी बोल रही होगी कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा और मेरा जो सपना है वो पूरा करेगा। आपके पिताजी भी कहीं जा रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि मेरा बेटा इस साल 12 में है और इस तरीके से लगन से पढ़ाई करेगा कि वो मेरा सपना जो टॉपर बनने वाला है वो पूरा करेगा। तो वो भी उस सपने को पूरा करने के लिए आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी उस सपने को साकार करने के लिए काम करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। और उसी प्रकार से यहां पर जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं कि देश को हर व्यक्ति की जो गरीबी है, आंसू है, उसको पोंछने के लिए काम करना पड़ेगा। जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, उस भारत की भविष्यवाणी सत्य करने के लिए, उस भारत की सपना जो हम जिस भारत की सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें काम करना होगा। ये जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में कह रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वे सपने भारत के लिए हैं, लेकिन वे दुनिया के लिए भी हैं। यानी हम वसुधैव कुटुंबकम का बात बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि हम कोई सपना देख रहे होते तो वो हमारे लिए नहीं होता है, वो हमारे साथ साथ पूरे विश्व के लिए सपना है। यानी हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हमें पूरे विश्व को आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से अगर आप कोई सपना पूरा करते हैं तो आप केवल अपना ही सपना नहीं पूरा करते, अपने साथ साथ अपने उन सारे जूनियर्स का भी सपना पूरा कर रहे होते हैं जो आपके क्षेत्र में आपका सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। आप उनका भी सपना पूरा करते हैं, यानी आप अपने परिवार वाले का भी सपना पूरा करते हैं, आप मम्मी पापा की सपना पूरा करते हैं, आप एक समाज की सपना पूरा करते हैं। आप उन गाँव से, जिस गाँव से आ रहे हैं और टॉप कर जाते हैं, तो उस गाँव के हर एक बच्चे का सपना पूरा करते हुए दिखाई देते हैं जो सपना देख रहा होता टॉपर बनने का। उसी प्रकार से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी बोल रहे हैं कि जो भारत है केवल अपने सपने के लिए नहीं जिएगा, अगर वो अपने सपने पूरा करेगा तो उसके साथ साथ दुनिया के लिए भी वो सपने होंगे और दुनिया के भी वो सपने पूरे होंगे। फिर उसके बाद की कहानी जो होती है कि जब ये भाषण दे दिया जाता है, भाषण देने के बाद देश आजाद हो जाता है, तो हमें अब जानना होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम कैसे बनाए रखते हैं, कैसे भारत का विभाजन होता है। ये भी कहानी हमको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना होता है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, मन में एक कंफ्यूजन हमारे हमेशा से चला आता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सर ये सब तो ठीक है, पर पाकिस्तान की मांग का इतिहास क्या है। हम लोग सुनते आते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हो गया,
भारत का विभाजन हुआ है, इस तरीके से भिखारी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैसे, ये कैसे कैसे आखिर निर्माण हुआ रहता है इनका, कैसे, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में भी हम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। जैसे पहली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1857 की क्रांति हुई रहती है, जिसे आप लोग जानते हैं सिपाही विद्रोह के माध्यम से। तो हम 1857 की क्रांति के बारे में आपको नहीं बताएंगे, यहाँ पर बस उसमें छिपी हुई उस बीज के बारे में बात करेंगे, जहां से निर्माण होता है पाकिस्तान का, जहां से बीज बोया जाता है पाकिस्तान का। 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज 1857 की क्रांति को दबाने में सफल हो जाते हैं, और सफल होते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है, और बात ये आती है, और देखते हैं कि अगर ये हिंदू और मुसलमान एक साथ में रहते हैं, ये जो हिंदू और मुसलमानों की जो एकता दिखाई देती है एक साथ में, तो हम ज्यादा दिन तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते हैं। पटना से पीर अली थे जो भाषण देते थे, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब में क्रांति की भावना एक लहर जग जाती थी। तो उसी प्रकार से कई सारे ऐसे मुसलमान हुआ करते थे जो कितने सारे हिंदुओं को क्रांतिकारी एकदम बना दिया करते थे। तो उसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है 1857 की क्रांति में जो उनको देखने को मिला, तो उसी हिंदू मुस्लिम एकता को उन्हें तोड़ना होगा। और वही तोड़ने के लिए उन्होंने 1857 की क्रांति का जितना सारा जो एक जिम्मेदारी होती है, जितना सारा उनका कह लीजिए कि 1857 की क्रांति का जो भी कह लीजिए कि उनका जितना सारा एक तरीके से कह लीजिए ठिकारा होता है, वो सब उन पे फोड़ दिया जाता है कि ये सब मुसलमानों की ही वजह से हुआ है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? मुसलमानों की ही वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। और ऐसे करते हुए 1857 की संग्राम के बाद भारतीय मुसलमानों की स्थिति क्या होती है? बेहद खराब हो जाती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों कि भारत के विभाजन का जो बीज है, जो पृष्ठभूमि इसकी तैयार होती है, वो 1857 की क्रांति में छिपी हुई होती है। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? 1857 की क्रांति में छिपी हुई होती है, जो भारत के विभाजन का बीज होता है। और 1857 की क्रांति जब समाप्त होती है, तो वो सारा जो ढिंढोरा होता है उस क्रांति का, सारा जो जिम्मेदारी होता है कि क्यों हुआ है, वो सब मुसलमानों पर ठोप देते हैं और बोलते हैं। और उसके बाद जो उनके साथ में होता है, तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा दयनीय होती है। अंग्रेजों का दमन यानी 1857 के विद्रोह में मुसलमानों को मुख्य रूप से यहां पर दोषी ठहराया गया। बोला गया कि इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति हुई है, और उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। और उन्होंने प्रशासनिक जो पदों पर हुआ करते थे मुसलमान, वहां से भी उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी मुसलमानों का पूरा ये जो दोषी ठहरा करके उनके सारे प्रशासनिक पदों से हटा दिया गया, सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई मुसलमानों की। उसके बाद जो है कि अंग्रेजों ने उस समय अंग्रेजी शिक्षा यानी आधुनिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और आधुनिक शिक्षा को मुसलमान नहीं अपनाना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो अपना कुरान वाली शिक्षा है, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी जो शिक्षा हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ उसी को अपनाना चाहते थे। वो अंग्रेजों की शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहते थे। लेकिन वहां पर जो हिंदू हैं, वो अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों के साथ जो आधुनिक शिक्षा उन्होंने दिया हुआ था, जो इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, उस आधुनिक शिक्षा को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से मुसलमान पिछड़ना स्टार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से मुसलमान पिछड़ना स्टार्ट होते हैं, यानी कि अशिक्षा और उनका पिछड़ापन भी यहां पर क्या होता है? दिखाई देता है। यानी मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति बेहद कमजोर थी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन मुसलमानों ने इसे अपनाने में संकोच किया, जबकि हिंदू समुदाय ने इसे तेजी से क्या कर लिया? अपना लिया। अब यहां से मुसलमान जो होते हैं वो पिछड़ते जाते हैं, वो अब धीरे धीरे अशिक्षा की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यहीं पर एंट्री होगी सर सैयद अहमद खान की। मेरे प्यारे बच्चों, किसकी एंट्री होगी यहाँ पे? सर सैयद अहमद खान की होगी। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा बहुत जानेंगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव कैसे वहां पर था। अंग्रेज और हिंदू बहुमत के बीच बढ़ती नजदीकियां मुसलमानों के लिए चिंता का विषय बन गई। अब उन्होंने देखा कि हम जो है आधुनिक शिक्षा को नहीं अपना रहे हैं, सारा जो दोषी ठहराया गया 1857 की क्रांति का हमें ठहरा दिया गया, और ठहराने के बाद यहाँ पर हिंदू हैं और अंग्रेज हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू बहुमत में है। अंग्रेज भी यहाँ पर एक तरीके से देखिए कि पूरा एकदम अपना शक्ति उन्होंने कायम किया हुआ है, और ये दोनों की जो नजदीकियां बढ़ रही है, तो हमारे लिए ये सोचने युक्त बात है।
अगर हम इन लोगों के साथ में नहीं होंगे तो हम पिछड़ते जाएंगे, हम धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी क्या होते जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसी समय सर सैयद अहमद खान जैसे नेता जो उस समय हुआ करते थे, उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना होगा, सशक्त होना होगा। यानी वो बोलते हैं कि आप लोग भी अपनाइए अंग्रेजी शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को आप लोग भी क्या कीजिए, अपनाइए। और इसी सोच के साथ में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की मेरे प्यारे बच्चों 1875 में, जिसे हम लोगों ने बोला मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही जो कॉलेज है 1920 में आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं और देखते हैं, तो उसकी जो स्थापना किया हुआ था सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। उस समय जो इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इस कॉलेज की स्थापना की गई थी कि मुसलमानों को यहां पर शिक्षा दी जाएगी, आधुनिक शिक्षा से रूबरू कराया जाएगा, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया और यह बताया कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना समय की आवश्यकता है। अभी आवश्यक है कि हमें अंग्रेजों के साथ में होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को बोला कि हमें अंग्रेजों के साथ में होना चाहिए, हमें आधुनिक शिक्षा अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से हम बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने एक वक्तव्य बोला और उन्होंने बोला कि हिंदू और मुसलमान हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एकदम इस बात को सुनिएगा। उन्होंने एक बात बोला कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदायों के रूप में देखा, और उन्होंने ही कहा कि उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान अलग है। यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों सर सैयद अहमद खान ने एक बीज बोया और उन्होंने एक बात बोला कि जो हिंदू और मुसलमान हैं दो अलग अलग समुदाय हैं। उन्होंने यहां पर यह बात एक लाइन में उन्होंने भारत के जो हिंदू और मुसलमान हैं वो उनको एक तरीके से स्पष्ट अलग अलग कर दिया कि जो हिंदू और मुसलमान हैं दो अलग अलग समुदाय हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो पहचान है वो हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। वो ये बात बोलते हैं और एक संयुक्त राष्ट्र में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने ये बात कह दिया, इन्होंने ये बात बोला कि हिंदू और जो मुसलमान हैं ये अलग अलग समुदाय हैं, कभी भी एक साथ में एक संयुक्त राष्ट्र में ये क्या हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। और यही सर सैयद अहमद का विचार जो होता है आगे चलकर जब मोहम्मद अली जिन्ना की भारतीय राजनीति में एंट्री होती है तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विचार बनता है। किसका प्यारे बच्चों मेरे बनता है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का। आप लोग द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या होता है? धर्म के नाम पर देश का बंटवारा, यानी कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं दो अलग अलग समुदाय हैं, दो अलग अलग कौमी इकाई हैं। आगे ये भी कौन कहा इसके बारे में भी बताएंगे। और ये कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र में नहीं रह सकते हैं, ऐसा सर सैयद अहमद खान ने कहा। अब देखिए यहीं पर बीज बो दिया गया। जैसे एक पेड़ जो बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसका बीज अंकुरित किया गया रहता धरती में, और यहीं पर सर सैयद अहमद खान ने यह बीज अंकुरित वहां पर बो दिया कि हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग अलग समुदाय हैं, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और से एक तरीके से कह लीजिए कि सामाजिक जो पहचान होती है वो अलग होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद की कहानी जो आती है वो आती है मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। अब मेरे प्यारे बच्चों 1875 में ये क्या करते हैं कि मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, और वही 1885 में देखेंगे तो कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, कैसे की गई है, ये तो इतिहास में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो इसमें बस केवल एलिट क्लास के जो लोग हुआ करते थे, साल में एक बार क्या अंग्रेजों से मांग करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में वो लोग चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, इस तरीके से साल में बस एक बार। लेकिन 1900
1905 में मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का विभाजन किया जाता है। बिहार के जो नेता होते हैं, कांग्रेस के जो नेता उस समय होते हैं, तो वो लोग मांग करते हैं कि हमें क्या करना है, बंगाल का विभाजन करके बिहार को अलग करना है प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चला 1905 में और बंगाल का विभाजन उन्होंने क्या कर दिया, धर्म के आधार पर कर दिया। और बंगाल का विभाजन उन्होंने धर्म के आधार पर 1905 में बंगाल का पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, आज मेरे प्यारे बच्चों आप पश्चिमी बंगाल को देखते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल को आप देखते हैं, और जो पूर्वी बंगाल है आज के रूप में वो बांग्लादेश बन चुका है। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान बनता है, फिर वो बन जाता है पूर्वी बांग्लादेश बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो 1905 में बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर कर देते हैं। फिर उसके बाद 1906 में और 1905 में ही ये कांग्रेस जो पार्टी होती है, इनके द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि नहीं, हमें बंगाल का विभाजन धर्म के नाम पर नहीं करना है, हमें बंगाल का विभाजन धर्म के नाम पर नहीं करना है। ये 1905 में उनके द्वारा 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और वहीं पर अंग्रेजों ने मुसलमानों के कान में डाला कि देखिए, हम आपके पक्ष में आते हुए हमने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन यहां पर जो कांग्रेस है आपकी पक्ष की बात नहीं कर रही है। यानी कि कांग्रेस जो है वह आपकी पार्टी नहीं है, यहां पर मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं की जा रही, यहां पर मुसलमानों की सामाजिक पहचान की बात नहीं की जा रही है, यहां पर मुसलमानों की राजनीतिक पहचान की बात नहीं की जा रही है। और इस तरीके से करते हुए कुछ मुस्लिम जो नेता होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सच में जो कांग्रेस है यह सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इसी सोच के साथ में 1906 में मुस्लिम लीग का वो लोग गठन करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करते हैं, यानी उन्हें आवश्यकता पड़ता है कि हमारे लिए भी कोई पार्टी होनी चाहिए जो अंग्रेजों से बात करे, जो हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक पहचान, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक चीजों को बचाने के लिए हमारे लिए वो बात करे। इस सोच के साथ में 1906 में वो लोग मुस्लिम लीग का गठन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश में है, इस गठन किया जाता है मुस्लिम लीग का, जिसका उद्देश्य होता है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना था। यानी कि जो कांग्रेस है सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुसलमानों की भी बात करने वाला कोई ना कोई चाहिए ना, तो उसके लिए वो लोग मुस्लिम लीग का गठन करते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मुसलमानों की पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इस सोच के साथ में वो लोग करते हैं। और इसकी स्थापना नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इतिहास में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, और यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो ये कहानी आप लोग याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, यह भी कहानी आप लोग याद रखिएगा। अब इसी संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों 1909 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे मिंटो मार्लो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मुस्लिम लीग होती है, ये अंग्रेजों से अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करती है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। और 1909 में भारत शासन जो अधिनियम आता है, उसी के तहत मिंटो मार्लो सुधार अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। और ये जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग होती है मुसलमानों की, ये जो मुस्लिम लीग की मांग होती है, उसे वो लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली गई। यानी यहां पर अंग्रेजों ने भी ठप्पा लगा दिया कि अब भारत का विभाजन होना ही है। अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान लिया, यानी अंग्रेजों ने भी यह ठप्पा लगा दिया कि अब भारत का विभाजन क्या होगा, तय ही होगा। अब इसका विरोध कांग्रेस करती है कि नहीं, हम कभी भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे तैसे कर करके मोहम्मद अली जिन्ना के अगुवाई में और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ये प्यारे बच्चों मेरा वही फोटो लगाया गया है जब बांग्लादेश में ढाका में ये जितने सारे मुस्लिम नेता होते हैं एकत्रित हुए रहते हैं और बोलते हैं कि हमें मुस्लिम लीग का गठन करना चाहिए, ये वही फोटो है। हम लोग आते हैं मुस्लिम लीग समझौता पे, लखनऊ समझौता पे। अब 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, इनके बीच में एक समझौता होगा जिसे लखनऊ समझौता नाम दिया जाएगा। और इसी समझौता की कराने की वजह से जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्हें बोला जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत।
उन्हें क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत उन्हें बोला जाएगा। ठीक है, अब ये लखनऊ समझौता किनके किनके बीच में होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। इसमें क्या कहा गया कि मुसलमान जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे होते हैं उनको अधिकार हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अधिकार कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है और यही समझौता मुस्लिम लीग की राजनीतिक मान्यता के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। और यहीं पर हालांकि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्यादा दिन तक क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग का समझौता नहीं चला, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब कांग्रेस इस बात को जब मान लेती है और इस बात पे जब ठप्पा लगा दिया जाता है, तो जो कांग्रेस मतलब एक आने वाले समय में जो भारत का विभाजन होने वाला था वो विभाजन होने से रोक सकती थी, वही कांग्रेस जब लखनऊ समझौता होता है तो उस लखनऊ समझौते में उस पर मुहर लगा देती है, यानी एकदम सिल पैक ऐसे ठप्पा लगा देती है कि हाँ अब भारत का विभाजन आने वाले भविष्य में होकर ही रहेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है कि कांग्रेस द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार करने से ही भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, यानी जो धार्मिक राजनीति है उसको अब यहां पर बढ़ावा मिलना स्टार्ट हो गया। और यह भविष्य में हिंदू मुस्लिम विभाजन और भारत के विभाजन का भी क्या हुआ? कारण बना। अगर जब मिंटो मार्लो सुधार में अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो स्वीकार की गई थी बात, मुस्लिम के लीग के द्वारा जो मांग की गई थी उस बात को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया था और कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, तो उस समय कांग्रेस अगर उसको नहीं मानती तो शायद हो सकता कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होते, भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन कांग्रेस भी लखनऊ समझौता के द्वारा मान लेती है। तो यानी यहां पर मुहर लग गया कांग्रेस के भी द्वारा कि अब हिंदू मुस्लिम अलग होंगे और भारत पाकिस्तान विभाजन होगा, एकदम फिक्स है। यहां पर यह बात हो गया। उसके बाद 1916 के लखनऊ समझौते में जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो जिन्ना को उस समय हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था और कहा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा गया, तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था, क्योंकि उन्हीं के कारण जो लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, उन्हीं के कारण। फिर मेरे प्यारे बच्चों कहानी आगे बढ़ रही होती है, कहानियां सब चल रही होती हैं सीक्वेंस वाइज से। इसी बीच में 1930 में जिस प्रकार से आपने प्यारे बच्चों सुना होगा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसी प्रकार से मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता है। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है इलाहाबाद का 1930 में, और उसी में होते हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल। यही वो व्यक्ति हैं जो पहले बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, फिर उसके बाद इनका धुन क्या होता है 1930 में बदल जाता है। अब इनकी क्या भूमिका रही है पाकिस्तान के निर्माण करने में? तो मेरे प्यारे बच्चों जब 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है तो मोहम्मद इकबाल ने एक बात बोला और उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जिसे मुस्लिम राष्ट्र, अभी नामकरण नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक बात बोलते हैं। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह बात अब बोला जाने लगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो 1930 में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए जो अलग राष्ट्र की मांग की थी और मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्होंने बात रखा हुआ था, विचार रखा हुआ था, प्रस्तुत किया हुआ था, वो है मोहम्मद इकबाल। यानी यही मोहम्मद इकबाल हैं जो 1904 में बोलते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। और यही देखिए यहां पर भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के अलग राष्ट्र करने की बात कर रहे हैं। और यहां पर एक बात बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलते हैं कि जो हिंदू है और मुसलमान है ये दो अलग कौमी इकाई हैं, यानी राष्ट्रीय समुदाय हैं, ये कभी भी एक साथ में एक देश में नहीं रह सकते हैं। ये इनके द्वारा बात बोला गया मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अलग कौमी इकाई है, यानी राष्ट्रीय इकाई है। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा, यानी जो आप ये देख रहे हैं जो पंजाब बलूचिस्तान वाला जो सिंध वाला भाग है, इसको अलग करके एक अलग राष्ट्र बनाने की ये क्या करते हैं, मांग रखते हैं और विचार अपना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पंजाब सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्या होता है, शामिल होता है। और इकबाल का यही भाषण पाकिस्तान के विचार का आधार बना मेरे प्यारे बच्चों। अब यही जो 1930 में इनके द्वारा जो भाषण दिया जाता है और उस भाषण में बोला जाता है कि जो हिंदू और मुसलमान हैं अलग अलग कौमी इकाई हैं, यानी अलग अलग राष्ट्रीय समुदाय हैं। और इस तरीके से ये जो भाषण इस प्रकार से दिया जाता है 1930 के मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, तब यही आगे चलकर पाकिस्तान का विचार और पाकिस्तान का जो आधार है, विचार का आधार है, वो बनकर तैयार हो जाता है। यानी इसका बीज बोया गया मेरे प्यारे बच्चों कब,
1857 में अंग्रेजों ने बीज बोया। उसको थोड़ा सा पानी किसने दिया? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करके। फिर अंग्रेजों ने उसको थोड़ा सा घी उसमें कब डाल दिया? 1905 में बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन करके। फिर उसमें थोड़ा सा घी आहुति कब डाला गया मेरे प्यारे बच्चों? 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो वहां पे अंग्रेजों ने मुसलमान जो मुस्लिम नेता हुआ करते थे उनके दिमाग में डाला कि जो कांग्रेस है सिर्फ अंग्रेज हिंदुओं की बात कर रही है, ये मुसलमानों के अधिकारों की नहीं बात कर रही है। इस तरीके से उसमें आहुति डाला गया और ऐसे करते हुए मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में उन नेताओं के द्वारा। अब वही नेता जो मुस्लिम लीग के नेता होते हैं, सारे मुसलमान नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो मुस्लिम लीग के नेता होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों के अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए और ये अंग्रेजों से मांग भी करते हैं और इसी को 1909 में मिंटो मार्लो सुधार के माध्यम से मान लिया जाता है। अब यहां तक ये कहानी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद इस पे कांग्रेस भी मुहर लगाती है 1916 में। पहले इसके विरोध में रहती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कांग्रेस को कि अगर हम एक साथ में रहेंगे तो अंग्रेजों से हम लड़ सकते हैं। लेकिन यही सोच उनका उलट गया और 1916 में कांग्रेस लखनऊ समझौता करती है और वहां पर मुसलमान हैं और हिंदू हैं पूर्ण रूप से, यानी सांप्रदायिक राजनीति वहां से शुरू हो गया। यानी अब वो आधार बन गया वही लखनऊ समझौता कि अब भारत का विभाजन 1947 में चलकर होना तय है। और यही मेरे प्यारे बच्चों अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने रखा हुआ था जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था भीमराव अंबेडकर के समक्ष भी। अब भीमराव अंबेडकर उसके पक्ष में थे, लेकिन उस समय महात्मा गांधी थे पूना के यरवदा जेल में। वो अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पर, कि हम अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को कभी नहीं मानेंगे। यानी उस समय भी अगर महात्मा गांधी रहते तो शायद हो सकता था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की ये जो मांग है उसको नहीं स्वीकार किया गया रहता, लेकिन कर लिया गया। यानी कि जो होता है वो होने वाला जो है वो होकर ही रहेगा, घटित होकर ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये सारी कहानियां चल रही होती हैं। इसी दरमियान 1930 में इलाहाबाद को जो अधिवेशन होता है तो ये मोहम्मद इकबाल एकदम पूर्ण आहुति दे देते हैं कि हमें और विचार प्रस्तुत कर देते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए, जो कि मुस्लिम राष्ट्र होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें मुसलमान होंगे धर्म के आधार पर। और वही उस भाषण में बात बोलते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान है दो अलग अलग कौमी इकाई है। मेरे प्यारे बच्चों ये पहले बोलते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इनका सुर बदल गया एकदम। एक जो कट्टर मुसलमान जो होता है जिस प्रकार से भाषण देता है, ये 1930 में उसी प्रकार से भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। और यही जो भाषण है यही एक विचार जो बनकर उभर कर सामने आता है पाकिस्तान का। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर नेतृत्व करने के लिए आ गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उससे पहले ये देख लीजिए, ये वही प्यारा खूबसूरत सा भारत है जिसका विभाजन नहीं किया गया था। ये वही प्यारा खूबसूरत सा भारत है जिसका विभाजन नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। और इसी को अलग करके, यहां से इसको अलग करके उन्होंने मांग किया हुआ था कि ये जो है अलग करके हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान के रूप में चाहिए। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद इकबाल ने अभी पाकिस्तान का नामकरण या पाकिस्तान या कुछ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। 1930 तक इसका नाम भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी नाम भी नहीं रखा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद की अगर बात करें तो अब यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना भी एंट्री कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पाकिस्तान का नामकरण कैसे किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो पाकिस्तान का नामकरण आप देखेंगे कि एक हुआ करते थे चौधरी रहमत अली मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तो उन्होंने ही सबसे पहली बार नाउ और नेभर नामक पर्चे में एक पर्चा वो निकाले हुए थे, नाउ और नेभर, और उसी नाउ और नेभर नामक पर्चे में पाकिस्तान का वो नामकरण करते हैं। पाकिस्तान का संधि विच्छेद करते हैं तो पाक क्या हो गया, पाक मतलब कि शुद्ध, पाक मतलब कि शुद्ध, और तान मतलब कि हो गया भूमि, यानी कि शुद्ध भूमि के रूप में पाकिस्तान का नामकरण किया जाता है। नाउ और नेभर नामक पर्चे में 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा, जो कि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लंदन में पढ़ रहे थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उससे पहले आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर हम बात करें कि क्या हम लोग कहां पर थे, कहां पर आते हैं, तो ये आते हैं कि अब यहां पर
1930 के बाद मेरे प्यारे बच्चों, 1930 के बाद भारतीय राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना की भी एंट्री हो चुकी है। हम मुस्लिम लीग का जो बागडोर है अब पूरा अब उनको दे दिया गया है कि अब आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। और मोहम्मद अली जिन्ना तो खुदे सनकी था, एकदम सनकी। जो कह लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने डायरी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना एकदम सनकी, एकदम सनकी। ऐसा व्यक्ति हमने जीवन में कभी किसी से मतलब देखे ही नहीं है, ना मिले हैं, कुछ हैं, कभी किसी से नहीं मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीति में मुसलमानों के लिए अलग पहचान और अधिकारों की मांग को जोर शोर से उठाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद ये एक सिद्धांत देते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के नाम से। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का भी जिक्र है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान यानी धर्म के नाम के आधार पर देश का जो विभाजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। और उनका धर्म, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था भिन्न है। ये भी ये बात बोलते हैं जो कि याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको समझाया, सर सैयद अहमद अभी कुछ देर पहले बताया कि सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी धार्मिक पहचान, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी सामाजिक पहचान ये बिल्कुल ही अलग है। और यही बात सेम ये भी दोहराते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत देकर के। जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनका धर्म, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था भिन्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया हुआ था, किसने प्रस्तुत किया था? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का तर्क किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन बीज इसका किसने रखा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। और उस बीज को फिर आगे लेकर कौन बढ़ा? मोहम्मद इकबाल ने। और मोहम्मद इकबाल का और सर सैयद अहमद खान का ये जो विचार है और ये जो बीज है, इसको पूर्ण रूप से कौन आगे बढ़ाया? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का नाम किसने दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं क्योंकि इनका जो धर्म है अलग है, संस्कृति है अलग है, रीति रिवाज, खान पान बिल्कुल ही एक दूसरे से क्या है? अलग है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्थाएं भी एक दूसरे से भिन्न है। उसके बाद इन दोनों समुदाय को एक ही राष्ट्र में एक साथ रखना संभव नहीं है, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मेरे प्यारे बच्चों विचार था कि कभी भी ये दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। यानी दो बर्तन हैं, एक साथ रहेंगे तो लड़ेंगे, इसलिए दोनों बर्तन को हम अलग कर दे रहे हैं। ये इनका विचार था। ऐसे जड़ से ही सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएगी, इस तरीके के सोच वाले ये थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब जिन्ना ने 1930 के दशक में यह महसूस किया कि जो कांग्रेस है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा कर रही है। जिन्ना ने यह कहा कि मुसलमान केवल एक धार्मिक समूह नहीं है बल्कि एक अलग कौम है, यानी राष्ट्र है। यानी ने ये आगे चलकर और भी बातें बोलना स्टार्ट करते हैं कि जो मुसलमान है ये केवल एक धार्मिक समूह नहीं है, ये कौम है, यानी राष्ट्र है, ये अपने आप में एक राष्ट्र है। तो इसलिए एक अलग इन्हें देश क्या चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये कि यहाँ पर नोट है कि उन्होंने 1940 में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो प्रमुख समुदाय हैं, वे दो अलग अलग सभ्यताओं के प्रतिनिधि हैं, यानी उनकी सभ्यताएं भी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इनका जीवन, दर्शन, रीति रिवाज, साहित्य, कला और संस्कृति अलग है। उनका यह मानना था कि दोनों समुदाय का एक साथ रहना असंभव है, यानी जो हिंदू है, मुसलमान है, ये कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते हैं। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था और ऐसा 1940 में वो भाषण देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, 1940 में ही एक अधिवेशन होता है और वो अधिवेशन होता है जो लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है 1940 में। 23 मार्च 1940 को लाहौर में अधिवेशन होता है और उसी अधिवेशन में एकदम अब प्रत्यक्ष तरीके से खुल करके मांग की जाएगी कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव नाम दिया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। तो 23 मार्च 1940 का वो दिन था जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर के उस अधिवेशन में पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया और पाकिस्तान का उन्होंने मांग रखा कि हमें एक मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, एक अलग राष्ट्र हमें चाहिए ही चाहिए। इस तरीके की वो मांग रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसी प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं। मुसलमानों को अपना जीवन अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार जीने के लिए एक अलग राज्य दिया जाए।
इस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना बात बोलते हैं, भाषण देते हैं और उस प्रस्ताव में ये बात बोली जाती है। और इसी प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा गया। यानी इसी प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग पूर्ण रूप से की गई। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग पूर्ण रूप से की गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान की बीज बोई गई और किस तरीके से वो आगे बढ़ा, कौन कौन किसने आगे बढ़ाया। एक बार अगर क्विक रिवीजन कराया आपको कि हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या देखा, तो हमने आपको बताया कि आजाद होते हैं तो आजाद होने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया जाता है, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? उस भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या तृष्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको प्यारे प्यारे बच्चों उनका जो भाषण था, उस भाषण को भी हमने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ हमने चैप्टर से भी थोड़ा हट करके हमारे मन में ये जो कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि आखिर पाकिस्तान का जो मांग का इतिहास है वो क्या रहा हुआ है, तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि 1857 से ये कहानी, ये बीज बोई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति का सारा जो दोष है वो मुसलमानों पर थोप दिया जाता है और मुसलमानों पर थोप करके उन्हें हर एक चीज से वंचित कर दिया जाता है। मुसलमान पिछड़ने लगते हैं। तो इसी में एक उस समय के नेता होते हैं, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के नेता होते हैं, जो मुसलमानों से बोलते हैं कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हमें अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना चाहिए। और इस तरीके से करते हुए मुसलमानों के लिए 1875 में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर वो बोलते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, दो अलग अलग समुदाय हैं, क्योंकि इनकी अलग धार्मिक पहचान है, अलग सांस्कृतिक पहचान है, अलग सामाजिक पहचान है। मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरीके से बात बोलते हुए वो वहां पर आधार रख दिए। बीज बोया अंग्रेजों ने, इन्होंने आधार रख दिया कि अब पाकिस्तान यानी जो हिंदू मुसलमान है कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, और वहां पर आधार रखा गया। और उसके बाद 1905 में अंग्रेजों ने इसमें आहुति डाला, बंगाल का विभाजन करके धर्म पे। और 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विरोध इसका किया गया, तो इसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रति जो मुसलमान नेता हुआ करते थे, जिन्हें लगता था कि नहीं हमें एक अलग देश चाहिए, अलग एक राष्ट्र चाहिए, भारत का विभाजन चाहिए, उनके दिमाग में ये डाला गया कि जो कांग्रेस है सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रही है हिंदुओं के पक्ष की, आपकी तो यहां पर बात ही नहीं की जा रही है। और ऐसे करते हुए 1906 में वो गठन कर दिया जाता है मुस्लिम लीग का ढाका में। ठीक है, फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। तो मुस्लिम लीग का जब गठन किया जाता है, तो मुस्लिम लीग जो होती है वो अंग्रेजों से मांग करती है अलग निर्वाचन क्षेत्र का। अब यहां पर और ही आहुति डाल देते हैं अंग्रेज और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर लेते हैं मिंटो मार्लो सुधार के माध्यम से। अब इस मिंटो मार्लो सुधार के माध्यम से जब मांग किया जाता है, तो 1916 में इसका पहले विरोध किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अगुवाई में और उनके प्रयासों के बाद जो मुस्लिम लीग होती है और जो हिंदू कांग्रेस होती है, इनके बीच में समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। यानी कि अब यहां पर कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति पर मुहर लगा दिया, यानी ये मुहर लगा दिया कि आगे चलकर 1947 हो या कभी भी जब भी देश आजाद होगा तो देश का विभाजन संभव है, देश का विभाजन होगा ही होगा। ये मुहर लगा दिया उन्होंने, यानी वहां पर राजनीतिक मान्यता मिल गई उनके विचारों को, मुस्लिम लीग के विचारों को। और यही कहानी फिर 1930 में जब जाती है, तो 1930 में मोहम्मद इकबाल जो होते हैं वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग में खुलकर ये बात प्रस्तुत करते हैं, ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, ये दो अलग अलग कौमी इकाई हैं। कौमी इकाई मतलब कि अलग अलग राष्ट्रीय समुदाय हैं, ये कभी भी एक साथ में एक देश में नहीं रह सकते हैं। तो हमें एक अलग देश चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ऐसे करके उत्तर पश्चिम भारत के सीमा प्रांत के जो सटे हुए क्षेत्र है, जो पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, इनको अलग करके ये अलग मांग करते हैं कि उसको मतलब एक अलग देश बना दिया जाए। नामकरण नहीं किया गया। लेकिन 1933 में एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं चौधरी रहमत अली, वो नाउ और नेवर नामक पर्चा निकालते हैं, और उसी में जो ये नाम एक अलग देश की जो मांग चल रही होती है भारत में, तो उसका ये नामकरण कर देते हैं पाकिस्तान। यानी पाक शुद्ध पाक मतलब शुद्ध, तान मतलब भूमि, यानी शुद्ध भूमि। ये हो गया यहां पर, यानी पूरा एकदम अब सीमेंट बेस बनाया गया है। और इसमें जब मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री होती है, तो एंट्री तो हो गई रहती है, जब वो अब इस बात को आगे बढ़ाकर लेकर चलते हैं तो खुलकर यानी एकदम अब
1940 में जब प्रस्ताव लाएंगे लाहौर अधिवेशन में, तो खुलकर बोलेंगे कि हमें एक अलग देश चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे पाकिस्तान, और वो अब भारत का आधा भाग करके, आधा हमारा जो चाहिए, ऊपर का जो आधा भाग है भारत का, वो पाकिस्तान के रूप में चाहिए। पहले ये जो दो आप पाकिस्तान देखते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान बनता है, एक पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, इन क्षेत्रों को नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि आधा जो भाग है भारत का वो कट करके उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। इस प्रकार से वो सोच के साथ में पाकिस्तान प्रस्ताव लाते हैं, और पाकिस्तान प्रस्ताव में खुल करके लाहौर में 23 मार्च 1940 को खुल करके लाहौर अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, वहां पर एकदम बोला गया कि हमें एक अलग देश चाहिए ही चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे पाकिस्तान। और वहीं पर उस जो मांग होती है, जो सिद्धांत होती है धर्म के नाम पर, ठीक है, तो उसी को हम लोग द्विराष्ट्रीय सिद्धांत नाम देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो विचार है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो धर्म के नाम पर देश का विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहलाता है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। अब यहीं पे सारा मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का डिमांड का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो कैसे है और कैसे बीज बोया गया, कैसे क्या कहानियां सारी चली। आई होप कि इस वीडियो में जो जो चीजें हमने आपको समझाया वो बहुत अच्छे प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का जो निर्माण है वो कैसे किया गया, कैसे उसका बीज बोया गया, कैसे उसका आधार रखा गया, कैसे कौन कौन किसने आहुति डाला, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन बचपन से चला आया होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही जोश के साथ और अपने ऊपर विश्वास रख करके आप अपनी तैयारी को आयाम दीजिए, एक नया आयाम दीजिए और मेहनत कीजिए। आप टॉपर जरूर बनेंगे।